जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज के हमारे 30 मिनट्स के इन्वेस्टमेंट में हम पूरा टाइम इन्वेस्ट करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम को समझने में। क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किए जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे प्रीपोजिशन सही नहीं होंगे हम लेंथी सेंटेंसेस को बिल्कुल भी सही नहीं बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक हमने 14 वीडियोस आपको बनाकर इस सीरीज में दे दिए हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप नंबर 1 वीडियो से देखना शुरू कीजिएगा। डेली आपको केवल एक वीडियो देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना है, क्योंकि बेस जितना मजबूत होगा उतने अच्छे से आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एज यूजुअल मेरी आपको सलाह, पेन ले लीजिए और वो रजिस्टर ले लीजिए जिस पर आपने अभी तक 1 से लेके 14 चैप्टर तक लिखे हैं। नॉलेज लेना जरूरी है, लिखते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपकी जो शक्ति है याद रखने की वो बढ़ जाती है। इसके अलावा ओरल प्रैक्टिस भी आपको करनी है, क्योंकि धीरे धीरे आपको बोलना भी सीखना है। तो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में सबसे पहले हम जो प्रीपोजिशन ले रहे हैं वो है इन। इनको किस तरीके से यूज किया जाता है, तो देखिए इनको आप यूज कर सकते हैं ईयर्स से पहले, मंथ के नाम से पहले, सीजन्स के नाम से पहले, या सेंचुरीज से पहले। मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरीके से आप दिन के जो समय होते हैं उनसे पहले भी इनका यूज करते हैं। या किसी पीरियड ऑफ टाइम को आपको बताना है तब भी आप इनका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको 13 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग कर रहे हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज दे मूव टू द यूएस इन 2019। यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, ईयर से पहले आपको इन लगाना है। सेकेंड सेंटेंस, आई वेंट फॉर अ रन इन द मॉर्निंग, या इन द आफ्टरनून, या इन द इवनिंग, आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन समय से पहले आपको यहाँ पर इन लगाना है अगर आप डे के इन तीनों समय का इस्तेमाल कर रहे हैं तब। दिस इज माई फर्स्ट चॉकलेट इन लास्ट 3 ईयर्स, यानी पिछले 3 सालों में। देखिए पीरियड ऑफ टाइम आ गया, पिछले 3 सालों में, तो पिछले 3 सालों के लिए भी यहाँ पर इनका प्रयोग हो रहा है। आई एम गेटिंग मैरिड इन दिसंबर, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि मंथ के नाम से पहले भी आप क्या करेंगे, इन लगाएंगे। तो दिसंबर इज द नेम ऑफ द मंथ, हम इससे पहले भी इन का प्रयोग कर रहे हैं। इट इज टू हॉट इन समर, समर क्या है, ये सीजन है, तो इससे पहले भी हम इन का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन सब में आप देखेंगे हमने इन का प्रयोग किया है। और अक्सर इन सब चीजों के लिए, समय बताने के लिए, इनके सामने हमेशा आपको इनका ही प्रयोग करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब सेकंड जो हम प्रपोजिशन ले रहे हैं टाइम के लिए वो ले रहे हैं एट। जब भी हमें एट लगाना हो तो याद रखिएगा कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं उनसे के सामने एट लगेगा, इन नहीं लगता है। और दूसरी बात, एग्जैक्ट टाइम अगर बताना है हमें दिन का तब भी हम एट का प्रयोग करेंगे। द मून शाइन्स एट नाइट, नाइट से पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। अगर इन का प्रयोग करें तो इन द नाइट आएगा, लेकिन एट का प्रयोग करें तो एट नाइट आता है। द पार्टी स्टार्ट्स एट 10:30 PM, तो 10:30 PM यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो इससे पहले हमने एट का यूज किया है। आई शैल मीट यू एट नून, यानी नून का मतलब क्या हो गया, ठीक 12 बजे, तो ये भी एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए इससे पहले भी हमने एट लगाया है। याद रखिए अगर आप इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून कह रहे हैं तो वहां इन का प्रयोग हो रहा है, जबकि मिडनाइट, डॉन और डस्क, या फिर सनसेट हो गया, या फिर सनराइज हो गया, इनसे पहले हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ही इज बिजी एट द मोमेंट, इस क्षण, ये भी एग्जैक्ट समय है, इस क्षण की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले भी हम एट का प्रयोग कर रहे हैं। दे बोथ अराइव्ड एट द सेम टाइम, यहाँ भी हम सेम टाइम यानी एक दूसरे के सिमिलर टाइम के लिए एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें तब भी यहाँ पर एट का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब कभी भी किसी फिक्स टाइम की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर एट का प्रयोग हो रहा है, इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आज अब हम ले रहे हैं ऑन।
जिस तरह इनका प्रयोग कुछ अलग शर्तों में होता है, कुछ अलग कंडीशंस में होता है, एट का प्रयोग कुछ अलग कंडीशंस में होता है, यहाँ पर भी जब ऑन का प्रयोग हमें करना है तो याद रखिए डेज के नाम से पहले, डेट्स से पहले या कोई रिपीटेटिव डेज आ रहे हो या कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो फॉर हेयर कट ऑन मंडे, दिन आ गया तो हमने ऑन लगा दिया, वीकेंड आ गया तो हमने ऑन लगा दिया, यहाँ पर डेट बता दी गई है 18th ऑफ मई तो हमें ऑन लगाना है। संडेज हमने बताया था ना, रिपीटेटिव डेज हो यानी हर संडेज को हम ऐसा करते हैं तो उसमें भी आप ऑन का यूज करेंगे। रिपब्लिक डे, ये भी एक तरह से अलग डे है तो इसके लिए भी हम ऑन का यूज करें। बर्थडे, ये भी आपका डे आता है तो इस पर भी हम ऑन लगा रहे हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑन का प्रयोग डेज, डेट्स, रिपीटेटिव डेज या किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ रहा है। अब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में बाय और विद इन का प्रयोग सीख रहे हैं। तो बाय का जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब है तक, यानी कि जो भी हम एग्जैक्ट टाइम देंगे या ड्यूरेशन हम दे रहे हैं उसमें उसके बाद का समय बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं होना चाहिए उस एक्टिविटी में। वहां तक आप ये काम कर सकते हैं लेकिन उसके बाद नहीं करना है आपको। एग्जाम्पल, अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो बाय का यूज करेंगे और ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करेंगे तो विद इन का प्रयोग करेंगे। अब एग्जैक्ट टाइम जैसे 11:30 या फिर 12 बजे, ये एग्जैक्ट टाइम है। एक हफ्ता या 3 घंटे ये ड्यूरेशन है, यानी एक लंबा समय है, एक हफ्ते का या 3 घंटे का। तो ड्यूरेशन के लिए विद इन का प्रयोग कर रहे हैं और टाइम के लिए हम बाय का प्रयोग कर रहे हैं। और किस चीज के लिए, तक के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑफ चेस बाय 11:30 AM, यानी सुबह के 11:30 बजे तक हमें ये काम कंप्लीट करना है या करेंगे। विल का यूज हो रहा है, हम इसे कंप्लीट करेंगे, यानी 12:30 के बाद ये काम नहीं होना चाहिए, उससे पहले पहले हमको ये काम खत्म करना है। अगर विद इन की बात करें तो आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन अ वीक, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे या मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद ये प्रोजेक्ट मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, उससे पहले पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। तो इसके लिए विद इन का प्रयोग हम कर रहे हैं। ही विल बी बैक विद इन 3 आवर्स, वो 3 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। 3 घंटे के बाद नहीं, उससे पहले पहले उसको वापस आना है। तो हमने फिर से पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है क्योंकि, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, विद इन का प्रयोग कर रहे हैं। अब बात करेंगे टिल या अनटिल की। दोनों का मीनिंग सेम होता है, हम टिल भी लगा सकते हैं और अनटिल भी। स्पेलिंग का आपको चेक करना है। इतने बजे तक, जैसे अभी हमने पीछे किया था ना, बाय और विद इन लगाया था, तो इसी तरह से हम यहाँ पर टिल का यूज कर रहे हैं। वी विल कंप्लीट सेकेंड राउंड ऑफ चेस टिल 4 PM, यानी 4 बजे तक। बाय हमने लगाया था कि 4 बजे या उससे पहले, और टिल का मतलब है इतने बजे तक आपको ये काम कर लेना है। आई विल वर्क इन दिस डिपार्टमेंट अंटिल नेक्स्ट दिसंबर, अगले दिसंबर तक मैं काम करूंगा। तो आप अंटिल का यूज भी कर सकते हैं तक के लिए और टिल का यूज भी कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे बिफोर या आफ्टर की, यानी किसी एक पर्टिकुलर समय से पहले बिफोर और पर्टिकुलर समय के बाद हम लोग यूज करेंगे आफ्टर का। We will complete this round of chess before 7:15 PM, यानी 7:15 हम होने नहीं देंगे, उससे पहले पहले हम लोग चेस का ये राउंड खत्म कर लेंगे। I always reach the bus stop before 9 o'clock, मैं हमेशा ही 9 o'clock यानी 9 बजे से पहले अपने बस स्टॉप पर पहुंचता हूँ, यानी 9 में बजने नहीं देता हूँ, उससे पहले पहले पहुंच जाता हूँ। ये हो गया बिफोर। तो आफ्टर, आई सॉ हिम आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद मैंने उसको देखा है। तो यहाँ पर आप आफ्टर का यूज कर रहे हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपने उसको देखा है। आई कैन मीट यू आफ्टर 5 o'clock, 5 बजे के बाद मैं तुमसे मिल सकता हूँ, यानी उससे पहले मैं नहीं मिलूंगा, तो बाद में मिलूंगा किसी पर्टिकुलर टाइम से, तो मैंने आफ्टर का यूज किया। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ड्यूरेशन के लिए भी आप बिफोर और आफ्टर का यूज कर सकते हैं और फिक्स टाइम के लिए भी आप आफ्टर और बिफोर का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंस और फोर की। जनरली हम ये मानते हैं कि सिंस और फोर का जो इस्तेमाल है हम परफेक्ट टेंस के लिए करते हैं, यानी जिसमें हैव बीन और आईएनजी लगे, हैज बीन आईएनजी लगे, या हैड बीन आईएनजी या विल हैव बीन आईएनजी के वर्ब का इस्तेमाल हो, उसमें हम सिंस और फोर का यूज करते हैं। सिंस और फोर के यूज के लिए हमने आपको
एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है द यूज ऑफ सिंस एंड फोर, उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहे हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि सिंस कब लगेगा और फोर कब लगेगा। छोटा सा आइडिया मैं आपको यहाँ भी दे रही हूँ। सिंस हम हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, यानी एक दिन ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें अगर मैं कहूँ 3:30 PM तो ये हो गया फिक्स टाइम। मैं आपसे कहूँ एक हफ्ता तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम, और मैं आपसे सिर्फ कहूँ मंडे तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। इसी तरह से मैं आपसे कहूँ एक साल तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम, एक साल का लंबा समय। जबकि अगर मैं कहूँ जनवरी तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा उस पूरे कैलेंडर के अंदर। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ सिंस यूज होगा, और जो पीरियड ऑफ टाइम्स होंगे उनके साथ हमारा फोर यूज होगा। एग्जाम्पल चेक करते हैं। वी हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस 10 AM, यानी एग्जैक्ट टाइम है, तो हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, सिंस का यूज किया है। आई हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग मैंने आपको बताया था कि दिन का एक समय जिसे आप मॉर्निंग कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में आ रहा है, ये देखिए, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज कर रहे हैं। ड्यूरेशन के लिए हम फोर का यूज करेंगे। वी हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से हम लोग इसको खेल रहे हैं चेस को, तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हमने फोर का यूज किया है। द टीचर हैज बीन टीचिंग द सेम यूनिट फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से टीचर सेम यूनिट पढ़ा रहे हैं, यानी कि ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो यहाँ पर हमने फोर का यूज किया। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज कर रहे हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करें। जनरली इनको परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। अब आता है एगो और फ्रॉम। एगो का यूज किसी पिछले समय के रेफरेंस के लिए किया जाता है आज के समय में। किंग विक्रमादित्य रूल्स इंडिया 5 centuries एगो, यानी आज से लगभग 500 साल पहले किंग विक्रमादित्य राज्य किया करते थे। 10 years ago श्री नरेंद्र मोदी became the prime minister, यानी 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी तो वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। द बिगनिंग, अगर किसी समय का आपको स्टार्टिंग बताना हो स्पेसिफिक तो आप फिर फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। आई कैन सी द अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम द लास्ट 2 decades, मैं अपवर्ड यानी कि ऊपर उभरता हुआ एक ट्रेंड देख सकता हूं पिछले 2 डेकेड्स, यानी कि 20 साल में। डेकेड का मतलब होता है 10 years, और 10 years को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 20 साल, यानी पिछले 20 सालों में मैं, तो यानी कहां से देखना शुरू कर रहे हैं, पिछले 20 साल से, तो उसके लिए आप फ्रॉम का यूज करेंगे। वी वर वेटिंग फॉर यू एट द डिनर फ्रॉम 6:30 PM, अब 6:30 से, यानी हम यहाँ से आपका वेट कर रहे हैं अभी तक, कभी भी हो सकता है, 8 बजे भी आप ये बात कह सकते हैं, 9 बजे भी, 7 बजे भी, कि हम 6:30 से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तो इस चीज के लिए आप यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम। अब आप कहेंगे हम फोर क्यों नहीं लगा रहे हैं, जनरली हम नहीं लगाते हैं क्योंकि हम परफेक्ट टेंस के लिए सिंस और फोर का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि परफेक्ट टेंस नहीं लगा हुआ है तो हम से के लिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे वाइल कब लगाना है हमको, ड्यूरिंग कब लगाना है। देखिए, वाइल एक कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है, तो हमें वो थोड़ा सा ध्यान देना है कि वाइल एक कंजंक्शन है या फिर हम इसको प्रपोजिशन के रूप में यूज कर रहे हैं। वाइल के बाद अगर एक क्लॉज लगा हुआ है तो फिर वो एक प्रपोज कंजंक्शन के रूप में काम करता है जनरली। वी वर ईटिंग डिनर वाइल वॉचिंग टीवी, यानी दो काम आप जब साथ करेंगे तो वाइल लगाएंगे। अब यहाँ आप टीवी देखते देखते आप क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, वाइल। इसी तरीके से द स्टूडेंट्स ब्रोक द विंडो ग्लासेस वाइल प्रैक्टिसिंग इन द ग्राउंड, जब ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे वो, तो उन्होंने विंडो का जो ग्लास था वो तोड़ दिया, तो यहाँ भी दो काम हो रहे हैं, इसके लिए हम वाइल लगा रहे हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है कि किसी एक समय के दौरान आपने क्या किया। वी गो टू मनाली ड्यूरिंग समर, यानी समर के दौरान हम मनाली जाते हैं। वी वॉक अप ड्यूरिंग मिडनाइट, जब मिडनाइट थी उसी दौरान हम जाग गए, वह जाग गया, नॉट हम नहीं है, यहाँ पर ही लगा है, तो वह रात के दौरान जाग गया। तो दौरान के लिए जो समय होता है उसे बताने के लिए हम ड्यूरिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में अभी हमने जितने पढ़े हैं उसके अलावा कुछ प्रिपोजिशन ऑफ टाइम और होते हैं, जैसे कि बिटवीन का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप दो कोई भी समय
पॉइंट ऑफ टाइम को ले रहे हैं तो उसके लिए बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे आई विल एंजॉय द ट्रिप बिटवीन अप्रैल एंड जून, मैं जो ट्रिप एंजॉय करूंगा वो अप्रैल से जून के बीच में करूंगा कहीं पर। द सेकेंड राउंड विल बी टेकन अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे का समय लगेगा सेकेंड राउंड को कंप्लीट करने में, तो फिर मैंने यहाँ अबाउट का यूज कर दिया। आई विल स्टार्ट माई न्यू जॉब फ्रॉम, फ्रॉम का यूज हम पहले देख चुके हैं कि कितनी तारीख से हम ये काम करेंगे, तो ये फ्यूचर के लिए भी देखिए फिक्स टाइम है 4 नवंबर, वहां से मैं अपनी जॉब स्टार्ट करूंगा, उसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज कर रहे हैं, फोर का यूज नहीं करना है यहाँ पर। आई विल बी हेयर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से रहूंगा और फ्राइडे तक रहूंगा, तो फ्रॉम और टू का यूज हम लोगों ने यहाँ पर किया है। He lived in St. George from 1995 till 2005, यानी कि 1995 से लेकर 2005 तक वो सेंट जॉस में रहता था। तो इसके लिए हमने फ्रॉम के लिए से का यूज किया, और कब तक रहता था, अनटिल का हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। अनटिल का यूज हम पहले भी देख चुके हैं, तो उसमें तक के लिए ही आता है उस शब्द का प्रयोग, तो हम यहाँ पर अनटिल लगा रहे हैं। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, कब कहाँ किसको कैसे लगाना है ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपकी मदद करते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं इन टाइम, ऑन टाइम, बिफोर टाइम और आफ्टर टाइम। कभी कभी समय दिया नहीं होता, सिर्फ टाइम लिखा होता है, तो याद रखिए आप इन टाइम का भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कम टू कॉलेज इन टाइम, कम टू कॉलेज ऑन टाइम, come to college today before time, do not come to college after time। तो इस तरीके से जब हम टाइम का यूज करते हैं तो हम अपने एक्सप्रेशन के हिसाब से लगा देते हैं। इनका मतलब है कि आप जो समय रहते आ जाइए उसके अंदर, तो इन टाइम हो गया वो। ऑन टाइम का मतलब आप बिल्कुल पंक्चुअल हैं, 9 बजे का मतलब 9 बजे, और इन टाइम का मतलब है कि आप 9 बजे के आसपास आ सकते हैं। बिफोर टाइम का मतलब है पहले, और आफ्टर टाइम का मतलब है समय के थोड़े बाद आप आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन 4 प्रीपोजिशन का एक जो अनडिफाइंड टाइम है उसके लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे टाइम फ्रेम्स हैं जिसके आगे हमें किसी भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज नहीं करना है, जैसे टुमारो, yesterday, daily, today, the day before yesterday, the day after tomorrow, the next day, the previous day। ये कुछ ऐसे टाइम फ्रेम्स हैं जिनके आगे हमें किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है, तो इन चीजों को आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है। तो वर्ब के 3 फॉर्म्स में आज हमें जो वर्ब्स देखने हैं या सीखने हैं उनमें से हैं ब्लश, ब्लश का मीन्स होता है शर्माना। बोर्ड मीन्स चढ़ना, जैसे कि किसी सवारी पर चढ़ने के लिए बोर्ड आता है, जैसे ट्रेन पर चढ़ना, बस पर चढ़ना, शिप पर चढ़ना, इसके लिए हम बोर्ड का यूज करते हैं। बोस्ट, शेखी बगाड़ना, यानी अपने बारे में बढ़ चढ़ाकर बातें करना। बॉयल, उबलना। बो, झुकना। बॉक्स, किसी चीज को अच्छी तरीके से पैक कर देना। ब्रे, ये आवाज निकालना होता है, जो गधे की आवाज होती है उसको ब्रे करना कहते हैं। ब्रेक, तोड़ना। ब्रीद, सांस लेना। और ब्रीड का मतलब होता है जन्म देना। यहाँ ब्रीड आता है उस चीज से, जैसे कि ब्रीडिंग ग्राउंड का मीनिंग हो गया कि वहां पर बहुत ज्यादा चीजें उगती हैं, यानी उगने का मतलब यहाँ जन्म देने से होता है। ब्रीड करना यानी कि पैदावार को बढ़ाना, इसके लिए हम ब्रीड का यूज करते हैं। आप इसकी सेकेंड फॉर्म देख सकते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको पता है फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेरी नाइस, अब आपको पता चल गया ये फाइनाइट वर्ब है, और पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। अभी एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि मैम यहाँ भी ब्लश्ड लिखा हुआ है और यहाँ भी ब्लश्ड लिखा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि सेकेंड फॉर्म है या फिर वो थर्ड फॉर्म है, या फिर फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी सेकेंड फॉर्म आएगी उससे आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, जबकि पास्ट पार्टिसिपल से पहले हमेशा टू हैव वर्ब का यूज किया जाता है। या तो लिखा होगा हैज ब्लश्ड, या लिखा होगा हैव ब्लश्ड, या लिखा होगा हैड ब्लश्ड। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं अगर टू हैव के साथ ब्लश लिखा है तो वो थर्ड फॉर्म है, और वो क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब में आएगी।
तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। आज की हमारी स्टोरी रहेगी द पिग एंड द शीप। इसको शिप नहीं कहना है, ये शीप है। A pig found its way into a meadow where a shepherd was grazing a herd of sheep. The shepherd caught the pig and carried him off towards the butcher shop. It started crying loud and struggled to get free. The sheep told the pig, "The shepherd catches us regularly and drags us off like that, and we don't make any noise." The pig replied, "My case and yours are altogether different. He catches and takes you to shave off the wool, but he wants me to be killed. He wants me to be killed for making the bacon." इस स्टोरी को आप पढ़िए बार बार, इसकी हिंदी समझने की कोशिश करिए और 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो इंग्लिश को धीरे धीरे पढ़ना और बोलना आपको आ जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आप जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीजों को भूल जाते हैं और फिर आपकी इंग्लिश जहां से शुरू होती है वहीं पर आ जाती है, और ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो भारत से एक बार दोहराइए इसको, यानी आपने रात को वीडियो देखा है तो सुबह भी दोहराइए इसको। प्रैक्टिस कीजिए साथ में लिख लिख कर, और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक दिन में एक ही वीडियोस देखिएगा, एक से ज़्यादा नहीं देखना है, ताकि जो भी आपने पढ़ा वो मजबूती से आपके पास ठहर जाए और वो आपको आगे इंग्लिश बोलने में मदद करेगा। अगला वीडियो हम बनाएंगे कि मूवमेंट के समय कौन कौन से प्रीपोजिशन का हम यूज़ कर सकते हैं। नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। नाउ अब आपको सिर्फ रीडिंग के साथ साथ प्रीपोजिशन जैसे ही हमारे खत्म होंगे हम इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंसेस भी डालने शुरू कर देंगे, क्योंकि तब तक हमारे मैक्सिमम रूल्स खत्म हो चुके होंगे। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, लेकिन बिना रजिस्टर के आप बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, इसलिए रजिस्टर का बनना जरूरी है। तो ईमानदारी से करते रहिए, बहुत जल्दी आप बोलना सीख जाएंगे। ऑल द बेस्ट।